हेलो गाइस, तो आई होप आप लोग अच्छे रहेंगे और मॉडल टेस्ट पेपर 1 और 2 आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो नीचे जो लिंक दे रखा है वहां पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। और अभी हम कर रहे हैं मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3। ठीक है, अगेन एमसीक्यूज जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के हिसाब से वही हम कर रहे हैं। और मॉडल टेस्ट पेपर 3 एक अच्छा है पेपर है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, बायबैक से रिलेटेड है, वो देख लेते हैं। MBB Limited has the following particulars. Particular rupees in lakhs. 10% preference share capital 2,500. Equity share capital 8,000. CRR capital redemption reserve is 1,000. Security premium is your 800. General reserve is 6,000. Profit and loss account 300. Cash 1650. Investment 3,000. But market value 1,500 है. Now, the company decided to redeem all its preference shares at a premium of 10%. तो जो भी इसके preference share थे ये 3,500 उसको 10% प्रीमियम पे यानी 250 के प्रीमियम पे होगा. And the buyback 25% of the equity shares at rupees 15 per share. So here the buyback price is 15 rupees per share. Face value is 10. That means 5 rupees per share is the premium. Investment amounting to market value of 1,000 sold at 3,000 lakhs and raise a bank loan of 2,000 lakhs. So इसने क्या किया, एक इन्वेस्टमेंट को बेच लिया है. बट कहानी में ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट बेचा है वो पूरा नहीं बेचा है, राइट. इसने बेचा है मार्केट वैल्यू 1,000 का, जिसको बेचा है 3,000 में. तो यहाँ पे बुक वैल्यू नहीं दे रखी है, बुक वैल्यू उसकी 3,000 है. तो हम अब कैसे करेंगे? तो अगर आप एग्जाम में ऐसे करते हो कि 3,000 का इन्वेस्टमेंट 3,000 में बेच दिया तो गलत हो जाएगा, या आप ऐसे करते हुए 1,000 का 3,000 में बेचा तो भी गलत हो जाएगा. ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि देख, जब हम बैलेंस शीट में चीजें लिखते हैं ना तो हम लिखते हैं बुक वैल्यू पे, राइट. दैट इज अ बुक वैल्यू. और जब सेल करते हैं तो कंपैरिजन जो होता है वो बुक वैल्यू का सेलिंग प्राइस से होता है कि इतनी बुक्स में दिख रही थी और इतने में बेच दिया. दैट्स मीन दैट डिफरेंस इज कॉल्ड प्रॉफिट और लॉस. तो अब मुझे बताइए, आप जो 1,000 बोल रहे हो क्या ये बुक वैल्यू है कि मार्केट प्राइस है? सर मार्केट प्राइस है. तो अब इसका हमको चाहिए बुक वैल्यू, और बुक वैल्यू से कंपैरिजन करके हम निकाल सकते हैं कि इतना गेन या लॉस हुआ. अब बुक वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो एकदम सिंपल है, प्रोपोर्शनेट बुक वैल्यू ले लो. कैसे सर? यहां पे देखिए, अगर मेरी बुक वैल्यू 3,000 है और उसका मार्केट वैल्यू 1,500 है, तो ऐसे वाले केस में अगर मेरा मार्केट वैल्यू 1,000 होगा तो मेरी बुक वैल्यू कितनी होगी? क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो इसकी जो बुक वैल्यू आती है वो कितनी आएगी? तो अब देखिए 3,000, ठीक है, डिवाइड बाय 1,500 into 1,000, so that means that is the 2,000. तो ये 2,000 बुक वैल्यू के आइटम को हमने बेचा. अब कितने में बेचा मुझे बताओ? तो 2,000 के आइटम को सोल्ड किया है 3,000 में. तो बताइए गेन हुआ कि लॉस हुआ? गेन हुआ. कितना गेन हुआ है? 1,000 लाख का प्रॉफिट. दैट प्रॉफिट, यही पूछा इसने कि जब आप मुझे बताइए कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है ऑन सेल ऑफ द इन्वेस्टमेंट, दैट इज 1,000 लाख का प्रॉफिट, राइट. सो आंसर इज बी. डन. आई होप किसी को डाउट नहीं होगा. डाउट है तो कमेंट कीजिए. अब आगे बढ़ते हैं. सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल फॉर द बायबैक आफ्टर रिडेम्पशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स. तो देखिए, अगर मेरे पास में पहले सिक्योरिटी प्रीमियम 800 का था और मैं क्योंकि प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन कर रहा हूं तो 2,500 का 10% यानी 250 होता है. तो बेटा मेरा 250 तो चला गया, तो बचेगा 550. तो 550 इज माय आंसर. बट जब आप इंस्टीट्यूट का आंसर चेक करते हो तो उसमें 800 मिलता है. ये मिस्टेक है, यहाँ पे 550 होना चाहिए था. बट ठीक है, इंस्टीट्यूट है भैया, कुछ नहीं बोल सकते. तो यहाँ पे जो 800 दिया गया है, ठीक है, तो वो किस एंगल से लिया गया पता नहीं. ऐसा एक और क्वेश्चन है बट उसमें जो आंसर दे रखा है उसमें 550 ही दे रखा है. सो गाइस, आपको कौन सा लिखना चाहिए? ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको 550 ही लिखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम आपको पता होगा कि जब भी सिक्योरिटी प्रीमियम होता है और अगर हम प्रीमियम पे करें रिडम्पशन पे तो सिक्योरिटी प्रीमियम के लिमिटेड यूज होते हैं. उसमें एक ये भी होता है कि जो रिडम्पशन पे प्रीमियम होगा वो भी उसके सामने सेटअप होगा. अब क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम के लिमिटेड यूज है तो हम उसको तो यूज करेंगे. तो अगर आप बायबैक कर रहे हो प्रेफरेंस शेयर का प्रीमियम पे तो 2,500 का 10% 250 होता है. तो पहले तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने जाएगा ना. आपने मॉड्यूल में भी इतने सारे क्वेश्चन किए हुए, उसमें भी वही किया, हर जगह पे यही किया है. तो यहाँ पे भी वही करो ना. तो 800 में से 250 माइनस कर लेंगे, फिर जो बचेगा वो होगा, क्योंकि इसने बोला सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल फॉर द बायबैक आफ्टर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. अगर इसने आफ्टर रिडेम्पशन नहीं बोला होता तो हम 800 कंसिडर कर सकते. बट इसने बोला नहीं, आप बताइए बायबैक करने के बाद में, रिडेम्पशन करने के बाद में बायबैक के लिए कितना बचेगा. तो यहाँ पे आंसर चाहे ये है, बट मैं आपको रेफरेंस करता हूँ 550 का. ठीक है, आगे बढ़ते हैं.
टोटल अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू CRR। आपको कितना अमाउंट CRR में ट्रांसफर करना है, तो हमको पता है जितना फेस वैल्यू रिडीम होता है ना उसका अमाउंट अपन ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर भी रिडीम हो रहे हैं, तो 2500 तो प्रेफरेंस शेयर का हो गया, और बायबैक जो हो रहा है वो हम कर रहे हैं, कितना बायबैक कर रहे हैं हम, 25%। सो 8000 का 25% कितना होता है, सो 8000 इंटू 25%, 2000। तो हम 2000 का ये बायबैक कर रहे हैं फेस वैल्यू का, राइट। तो 2500 और 2000 टोटल हो गया 4500 का फेस वैल्यू का अपन बायबैक कर रहे हैं। तो 4500 लाख से यहाँ पे आ जाएगा टू 4500 lakhs। नाउ व्हाट इज द कैश बैलेंस आफ्टर बायबैक, ये बढ़िया चीज है, कितना कैश बैलेंस बचेगा। तो देखिए सबसे पहले हम लेते हैं ओपनिंग कैश एंड बैंक, ठीक है। सो ओपनिंग कैश एंड बैंक की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास में ओपनिंग है 1650, ऐड करेंगे जो हमने इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया उससे जो पैसा आया, तो इन्वेस्टमेंट सोल्ड करने से मेरे पास में जो पैसा आया है दैट इज 3000 lakhs। चलो, इसके अलावा मैंने बायबैक किया है और प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन किया है, तो उससे पैसा गया है तो वो माइनस हो जाएगा। तो प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, जितना पैसा गया होगा, तो 2500 का 10% ऐड कर लीजिए, तो 2750। चलो, इसके अलावा बायबैक करने से भी पैसा गया है, तो बायबैक करने से कितना पैसा गया है, तो 8000 था, 8000 इंटू 25%, ठीक है, 8000 इंटू 25%, 2000 प्लस 50% का प्रीमियम। अब ये 50% कैसा आया, तो 10 रुपए का फेस वैल्यू, 15 रुपए का बायबैक प्राइस, तो 5 रुपए प्रीमियम हो गया। तो 10 रुपए पे 5 रुपए प्रीमियम मतलब 50%, ठीक है। या आप नंबर ऑफ शेयर्स में भी कर सकते हो, आप इसको एक काम कर सकते हो कि 8000 जो है उसको शेयर्स में ले लो, तो 800 शेयर्स आ गए, 800 शेयर्स इंटू 25% कर लीजिए, तो 200 शेयर्स हो गए, 200 इंटू 15 कर लीजिए, तो वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये जो आया है 8000 मैंने ले लिया, इंटू 25% किया, ठीक है गाइस, प्लस 50% कर लिया, इंटू 25% प्लस 50% इज 3000। ये 3000 और माइनस हो गया। इसके अलावा हमने एक बैंक लोन भी लिया है, रेज किया है 2000 का, तो वो भी बैंक लोन भी यहाँ पे आ जाएगा। चलो, 1650 प्लस 3000 माइनस 2750 माइनस 3000 और प्लस 2000, so 900। ओके, तो दैट 900 इज योर आंसर। तो ये थे हमारा पहले मॉडल टेस्ट पेपर का पहला क्वेश्चन, ठीक है, जिसके अंदर 3-4 पार्ट है। तो ये 2-2 मार्क करके 8 मार्क तुम्हारे हो गए बेटा। कितना टाइम लगा अपने को, जस्ट 5 to 6 मिनट, ठीक है। तो इसीलिए बोलता हूँ MCQs बहुत बढ़िया चीज है। आगे बढ़ रहे हम, अभी कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया है, 1 कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, सुमन लिमिटेड is in the business of the manufacturing electronics equipment and selling these at a various outlet. It provided installation service for the equipment sold and also provided free 1-year warranty on all the sold product. तो ये कहीं ना कहीं पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रेवेन्यू रिकग्निशन की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट बेच रहा है, इंस्टॉलेशन की बात कर रहा है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत AS 9 याद होगा तो उसमें क्या लिखते हैं कि हम जब भी कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो जब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होता है तब हम उसको रेवेन्यू बुक कर लेते हैं, राइट। बट जो इंस्टॉलेशन का था, मैंने बताया था अगर इंस्टॉलेशन ट्रिकी होगा तो जब इंस्टॉलेशन हो जाता है तब बुक करना चाहिए। अब यहाँ पे क्योंकि AC इंस्टॉल कर रहा है तो इंस्टॉलेशन का फीस हमको तब बुक करना चाहिए जब AC इंस्टॉल हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, देखिए, बीच रिसोर्ट आर लीडिंग रिसोर्ट्स इन द सिटी, इट परचेज 5 एयर कंडीशन फ्रॉम सुमन, यानी हमसे उसने 5 AC परचेज किए फॉर इट्स रिसोर्ट। सुमन लिमिटेड सोल्ड 5 AC टू बीच रिसोर्ट फॉर 45,000 ईच, तो हमने 45,000 रुपए में एक AC को बेचा है। अब इसके अंदर इंक्लूड है 1,000 का इंस्टॉलेशन का फीस। The company also offer 1-year warranty for any repairs. The company also offer 500 per AC as a trade discount. तो हमको पता है जब हम सेल बुक करते हैं तो हम ट्रेड डिस्काउंट को लेस करते हैं। तो अगर यहाँ पे 45,000 का सेल हुआ है बट उसके अंदर पहला तो AC इंस्टॉलेशन का इंक्लूड है और AC इंस्टॉल ईयर एंड के बाद में हो रहा है, तो वो हम रेवेन्यू बुक नहीं कर सकते अभी। तो पहले तो 1,000 हम माइनस कर लेंगे, उसके बाद चाहिए 500 का ट्रेड डिस्काउंट, वो भी माइनस कर लो। तो जो नेट सेल होगा वो 43,500 का होगा।
तो ये दे रखा है बीच रिसोर्ट प्लेस ऑर्डर ऑन 15 मार्च एंड मेड अ पेमेंट ऑन 20 मार्च, एसी वर डिलीवर ऑन 27 मार्च एंड इंस्टॉलेशन इज कंप्लीटेड ऑन 5 अप्रैल। तो इंस्टॉलेशन नेक्स्ट ईयर में हुआ है, तो सीधी बात है अगर इंस्टॉल नेक्स्ट ईयर में हुआ है तो एसी का जो इंस्टॉलेशन का रेवेन्यू है वो नेक्स्ट ईयर में बुक होगा, बट जो एसी सेल का होगा वो इस साल बुक होगा। तो इस साल के एंड में हमारे पास में टोटल 45,000 का टोटल सेल था, इसमें से 1,000 एसी का जो नेक्स्ट ईयर में बुक होगा वो माइनस कर लो और 500 का ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर लो, तो 43,500 का बचता है इंटू 5 एसी बेचे। तो बताओ व्हाट इज योर रेवेन्यू, तो 43,500 इंटू 5 2,17,500। तो आंसर इज बी। बोलो गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हमने क्या किया है। किसी को डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाउ मच रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपनी इन फाइनेंशियल 24-25, मतलब नेक्स्ट ईयर में कितना रेवेन्यू बुक होगा, तो नेक्स्ट ईयर में तो मेरा सिर्फ एसी इंस्टॉलेशन का बुक होगा 1,000 रुपये इंटू 5 एसी, तो 5,000, और तो कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। डन, आगे बढ़े। व्हाट विल द अकाउंटिंग फॉर ट्रेड डिस्काउंट। अब मुझे बताइए ट्रेड डिस्काउंट क्या करता है, क्या हम पीएल में लिखते हैं, नहीं। क्या ट्रेड डिस्काउंट रेवेन्यू में से माइनस होता है, यस, ठीक है। आगे बोल रहा है क्या ट्रेड डिस्काउंट जो है वो 1 साल के बाद रिकॉर्ड होगा, नहीं। और क्या इंस्टॉलेशन के टाइम पे होगा, नहीं। तो इसका मतलब आंसर इज बी। लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर इसी का 2 का 4th वाला पार्ट। इज द कंपनी रिक्वायर्ड टू डू एनी अकाउंटिंग फॉर ईयर 1 वारंटी प्रोवाइडेड। तो देखिए वारंटी जो होती है ना वो हम क्या करते हैं, प्रोविजन बनाते हैं उसके लिए, ठीक है। तो हम क्या, नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड टिल सम वारंटी क्लेम इज एक्चुअली रिसीव बाय द कंपनी, गलत, क्योंकि हमको प्रोविजन क्रिएट करना होता है। एज दियर एग्जिट अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, सही बात है, हमने कमिटमेंट तो की है। To provide warranty to customer for the year 1, the company should estimate the amount that it may have to incur considering the various factors including past trends and create a provision as per AS 29। yes, बिल्कुल AS 29 के हिसाब से हम प्रोविजन क्रिएट करेंगे, तो आंसर इज बी। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 2B हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करें हम क्वेश्चन नंबर 3 की, करें शुरू। यस। On 1st April 2022, X Limited approached a software company for the implementation of SAP and SAP ERP at its organization। तो आपको पता होगा SAP is the accounting software, जो जैसे टैली होता है वैसे ही बड़ी बड़ी कंपनी में SAP यूज होता है। तो ये कहीं ना कहीं पे टैली SAP यानी ये कहीं ना कहीं पे इनटेंजिबल एसेट की बात कर रहा है। द कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग ऑफ SAP ERP इज 25 लाख। चलो भैया 25 लाख का खर्चा आएगा आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में। एंड द टाइम इज रिक्वायर्ड इज 15 मंथ, 15 महीने हमको उसको जाएंगे इंप्लीमेंट करने में। द कंपनी वॉज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पे 1 लाख एनुअली आफ्टर इंप्लीमेंटिंग फॉर मेंटेनेंस एंड नॉर्मल अपडेशन ऑफ ERP। तो मेंटेनेंस का हो गया, वो तो पीएल में जाएगा। द इंप्लीमेंटेशन वर्क स्टार्टेड इन जून 22 and could not be finished in 15 months. The ERP was implemented on May 24। चलो भैया, तो आपको तभी बुक करना चाहिए इंटेंजिबल एसेट जब आपका इंप्लीमेंट हो जाए, रेडी फॉर यूज हो जाए, तब हम बात करते हैं। ड्यू टू द डिले इंप्लीमेंटेशन द वेंडर रिफंडेड 2 लाख। लो भैया, तो 25 में से 2 तो मिल गया अपने को वापस, तो अपनी कॉस्ट तो 23 ही गई है। द कंपनी रिकॉग्नाइज द इंटेंजिबल एसेट SAP ERP on September 23, 15 months from June 22. After 2 years, the company has got the SAP ERP more upgraded with the latest version and additional features and functions, which also increased its speed to users X Limited for 7 lakh। अब क्वेश्चन क्या पूछा है वो देख लेते हैं। नंबर 1, ऑन विच डेट द इंटेंजिबल एसेट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। तो जब मेरी एसेट बनकर रेडी फॉर यूज हो जाए तब हम बुक करते हैं। तो अब मुझे बताइए मेरी एसेट रेडी फॉर यूज यहाँ पे कब होगी। तो आपने देखा होगा कि सर ये व्हेन इट वाज डिसाइडेड दैट SAP सिस्टम ERP टू बी इम्प्लीमेंटेड, नहीं, आपके डिसाइड करने से नहीं होता। व्हेन इम्प्लीमेंटेड वर्क स्टार्टेड, नहीं, ठीक है। जब आप उस पर काम करते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। September 23, when the implemented work should have completed as per the agreed terms, या फिर when the SAP actually got the implemented। तो क्या लगता है आपको, ठीक है, क्या होना चाहिए, C या D। A और B तो डेफिनेटली नहीं है, C और D में से देखें तो C क्या बोला है, when the implementation work should have completed as per the agreed terms, या May 24 को when the SAP actually got the implemented। तो डेफिनेटली मैंने आपको यहाँ पर बताया था May 24। तो आंसर इज D। क्या आंसर होगा, D आंसर होगा। तो D आंसर है आपका इसका। एट व्हाट अमाउंट SAP यानी SAP ERP शुड बी इनिशियली रिकॉग्नाइज। तो सीधी बात है 23 में 25 में से 2 तो मिल गया वापस, तो 23 लाख पे हम करेंगे।
तो 25 लाख माइनस 2 कर लेंगे क्योंकि वो पैसा तो मिल गया, तो जो पैसा मिल गया वो कॉस्ट लगी नहीं, तो अभी से 23 लाख का रेवेन्यू माना जाएगा। ठीक है, सो आंसर इज सी। आगे बढ़ते हैं। हाउ शुड द एनुअल मेंटेनेंस अपडेशन। अब मुझे तो एनुअल मेंटेनेंस होता है तो खर्चा होता है ना, वो पीएल में जाएगा, तो नहीं ये नहीं ये नहीं ये वाला बराबर पीएल में ट्रांसफर होगा। डन। एंड लास्ट वन, ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन पीरियड हाउ द एक्सपेंडिचर इंकर्ड विल बी अकाउंटेड फॉर। क्या लगता है आपको एक्सपेंडिचर कैसे, जब इम्प्लीमेंटेशन पीरियड था तो कैसे दिखाएंगे? ऑब्वियसली इनटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट, मैंने पहले ही बोला कि जब काम चल रहा होता है तो उसे क्या बोलते हैं, इनटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट, ना कि इनटेंजिबल असेट। राइट गाइस, तो ये था इसका आंसर बी, एंड ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीटेड। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Vijay Limited borrowed 30 lakh at an interest rate of 5% per annum and purchased a plant and machinery for 60 lakh using the borrowed fund and started production. It took a 1 year time for Vijay Limited to create the optimum market for the goods manufacturer and generate the revenue. How much borrowing cost can be capitalized? अब यहाँ पे हमको AS 16 याद आता है। वो क्या बोलता है कि जब भी कोई असर लेते हैं और वो रेडी फॉर यूज नहीं होता है, ठीक है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, क्वालिफाइंग असेट बोलते हैं, तो क्वालिफाइंग असेट होता है, तो ऐसे वाले केस में जो इसका इंटरेस्ट होता है वो कॉस्ट में ऐड होता है। तो ये बोल रहा है, वही बोल रहा है, बताओ यहाँ पे कितनी बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी। तो आप मुझे बताइए क्या ये क्वालिफाइंग असेट है कि नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे है सर, क्यों बोलेंगे कि सर वो एक साल का टाइम ले रहा है। गलत आंसर। 1 साल का टाइम किसके लिए ले रहा है? वो गुड्स मैन्युफैक्चर जनरेट करने के लिए। बट बेटा तेरे असेट तो रेडी फॉर यूज है ना, ठीक है, वो मार्केट बनाने के लिए टाइम ले रही है, ठीक है, मार्केट के लिए। आपका असेट बनने में टाइम नहीं, असेट इज रेडी फॉर यूज है। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी जब असेट रेडी फॉर यूज होती है तो ऐसे वाले केस में कुछ भी इंटरेस्ट का पार्ट कैपिटलाइज नहीं होता है। तो सी इज योर आंसर। तो बड़े ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या आपके असेट रेडी फॉर यूज है, क्या आपके असेट रेडी फॉर है यूज नहीं है, क्या है, वो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे सारा आंसर जो ध्यान रखने वाली चीज है वो पूरा यहाँ पे आता है। इट टुक 1 year टाइम फॉर विजय लिमिटेड टू क्रिएट अ ऑप्टिमम मार्केट फॉर द गुड्स मैन्युफैक्चर एंड जनरेट द रेवेन्यू। तो ये विजय लिमिटेड के लिए टाइम लगा है, न कि मशीन के लिए। मशीन तो रेडी फॉर यूज है भैया। Number 5, the cost of inventory of items that are not ordinarily interchangeable and goods of or service produce and segregated for specific project should be assigned using the following cost formula। ये AS2 का हो गया, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। उसमें क्या होता है कि आपको पता है अगर मेरा गुड्स इंटरचेंजेबल है तो मैं क्या कर सकता हूँ, टोटल कॉस्ट ले सकता हूँ, जिसमें आप फीबो मेथड या वेटेड एवरेज यूज कर सकते हो। बट अगर मेरा गुड्स इंटरचेंजेबल नहीं है तो ऐसे वाले केस में हमको क्या करना पड़ता है, आइटम बाय आइटम लेना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या लेंगे, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन फॉर इंडिविजुअल कॉस्ट, ये वाली मेथड यूज होगी। तो आंसर इज ए। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 MCQs का। सिक्योरिटीज हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड। अगर मेरे पास में कोई सिक्योरिटीज है बट मैं उसका बिजनेस कर रहा हूँ, स्टॉक इन ट्रेड है, तो क्या वो इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है? नहीं है भैया, वो इन्वेस्टमेंट नहीं मानी जाएगी। बस खत्म, इतना ही था। तो आप देख सकते हो काफी सिंपल MCQs थे इसमें। आपको ट्रिकी जरूर लग सकते एक बार पढ़ने में, बट अगर ध्यान से पढ़ते हो तो आपको समझ में आएगा कैसे MCQ सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये था मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3 आपका। चलिए फिर अभी आगे बढ़ रहे हैं, अपन अभी करने वाले हैं मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 4। तो 3 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। किसी को डाउट है अगर 3 में कुछ नहीं समझ में आए कमेंट कीजिए, ठीक है, मैं उधर ही आपको आंसर दे दूंगा। अब बात करें मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 4 की। काफी अच्छा मॉडल टेस्ट पेपर है ये वाला। कैश फ्लो के बारे में इसमें काफी बातें की गई है, मजा आएगा करने में। चलो फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सुपर लिमिटेड अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज द फॉलोइंग समराइज्ड बैलेंस शीट as on 31st March 2024. Equity share capital, reserve and surplus, revenue reserve, security premium, P&L, infrastructure development reserve, secure loan 9% डिबेंचर, अनसिक्योर लोन, PPE, करंट असेट। ठीक है, ये बायबैक वाला सम है। तो सुपर लिमिटेड प्लान टू बाय बैक 35,000 इक्विटी शेयर 10 रुपीज ईच, फुल्ली पेड अप ऑन 1 April 2024 एट 30 रुपीज पर शेयर। तो 10 का 30 में कर रहे हैं, मतलब 20 रुपए का प्रीमियम हो गया। The buyback is authorized by its article and necessary resolution have been passed. The payment for which buyback will be made using the company bank balance which is the part of current asset। बढ़िया बात है। तो ऐसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी क्लास में भी बहुत कर चुके हैं। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, नंबर 1 ए वाला पॉइंट, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 अंडर द सेक्शन 68 सब सेक्शन 2 द बायबैक ऑफ द शेयर्स इन एनी फाइनेंशियल ईयर मस्ट नॉट एक्सीड। तो आपको लिमिट याद होनी चाहिए। तो लिमिट थी 25% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व।
तो ये आपको पता होगा कैपिटल ऑफ रिजर्व की लिमिट होती है दैट इज 25%। तो यहाँ पे हम 25% की बात करते हैं बेटा, 25% से ज्यादा आप नहीं कर सकते, राइट। इसे हम प्यार से रिसोर्सेज टेस्ट भी बोलते थे, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। तो ये आंसर हो गया नंबर 2। अभी बोला हाउ मच शेयर्स कैन सुपर लिमिटेड बाय बैक अकॉर्डिंग टू द शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट। तो सीधी बात है, जितने तुम्हारे शेयर्स है उसका 25%, तो 17,10,000 का वैल्यू 1,70,000 इंटू 25%, कितना होता है रे, 1,70,000 इंटू 25%, दैट इज 42,500। सो आंसर इज बी, ठीक है, 1,70,000 का 25%। चलिए अब रिसोर्सेज टेस्ट, उसमें होता है कि पेड अप कैपिटल, तो पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो है 17 लाख प्लस फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व में आपका एक तो है सिक्योरिटी प्रीमियम, तो यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम, रेवेन्यू रिजर्व, तो रेवेन्यू रिजर्व भी है, तो पहले रेवेन्यू रिजर्व देता हूँ तुम्हारे लिए। तो ये रेवेन्यू रिजर्व, फ्री रिजर्व में रेवेन्यू रिजर्व आ गया, कितना है रेवेन्यू रिजर्व 23,50,000। उसके बाद में है तुम्हारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम और दैट इज अराउंड 2,50,000। उसके बाद में यू हैव पीएनएल अकाउंट 2 लाख का। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व इज नॉट अ फ्री रिजर्व, तो वो तो नहीं आएगा बेटा। तो यहाँ पे देखिए 17 लाख प्लस 23,50,000 प्लस 2,50,000 प्लस 2 लाख, 45 लाख का तुम्हारा शेयर होल्डर फंड यानी इक्विटी हो गया, इसी प्यार से इक्विटी भी बोलते हैं। अब 45 लाख का 25% करोगे तुम, तो यू विल गेट 11,25,000, बट इसका अब डिवाइड बाय बायबैक प्राइस करना, क्योंकि ये अमाउंट में है, तो डिवाइड बाय बायबैक प्राइस करेंगे, तो बायबैक प्राइस इज 30 रुपीज, सो आंसर इज 37,500, ठीक है। तो ये था तुम्हारा रिसोर्सेज टेस्ट। आपको याद होगा हमने बहुत सारे सम किए इसके ऊपर रेगुलर लेक्चर में। अकॉर्डिंग टू द डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक। तो डेट इक्विटी टेस्ट निकालना पड़ेगा, उसके लिए तुमको पता होगा हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, डेट डिवाइड बाय इक्विटी इक्वल टू 2:1। डेट रिमेन सेम, जो पहले था वो का वो रहता है। तो डेट कितना होगा 38 लाख प्लस 8,50,000 दैट इज 46,50,000। इक्विटी का मतलब वही जो हमने ऊपर निकाला था 45 लाख। अब यहाँ पे माइनस सेकंड होता है, हम अज्यूम करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक इज एक्स है, तो जो फेस वैल्यू होगा बायबैक का करने के बाद इक्विटी कम हो जाती है, तो 10x हो जाएगा, और उतना ही CRR बनेगा, यानी प्रॉफिट भी ब्लॉक होगा, तो वो 10x और सेम का सेम कर लो। और जो प्रीमियम होता है तो 30 रुपये का बायबैक प्राइस है, 10 का फेस वैल्यू है, तो 20 का प्रीमियम का ये कर लिया, इक्वल टू 2:1। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, तो 45 लाख को 2 से मल्टीप्लाई किया 90 लाख आ गया, और ये आ गया 40x, तो 46,50,000 इक्वल टू 90 लाख माइनस 40x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, तो 90 लाख में से 46,50,000 माइनस कर ले, डिवाइड बाय 40 कर ले, सॉरी 80 40 को मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, तो 80 कर लेंगे। तो 90 लाख माइनस 46 लाख, 90 लाख माइनस 46,50,000 डिवाइड बाय 80 इज 54,375, आंसर इज 4। तो ये था आपका बायबैक का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। आप देख सकते हो कि हमने अराउंड 5 मिनट में खत्म कर लिया, पूरा कर लिया, वो भी मैंने आपको समझा के किया है। अगर आप खुद से करते हो तो ये अराउंड 3 to 4 मिनट में खत्म हो जाता। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, Venus Limited receive a parcel of land at no cost from the government for the purpose of developing a factory in a आउटलिंग एरिया। तो इतना पढ़ के समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं पे AS12 गवर्नमेंट ग्रांट वाली बात आ रही है, ठीक है, कि गवर्नमेंट से फ्री में मिला है, तो सीधी बात है AS12 आएगा। द लैंड इज वैल्यूड एट 75 लाख, तो उस लैंड का वैल्यू 75 लाख था, बट उसकी नॉमिनल वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 10 लाख। तो जो आपको पता है अगर फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड मिलता है तो हम हमेशा वैल्यू करते हैं उसको नॉमिनल वैल्यू पे, और यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू दे रखा है, तो दिमाग मत चलाओ, आपको इसको बुक करना है नॉमिनल वैल्यू पे। पहला क्वेश्चन ये है, द लैंड रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट शुड बी प्रेजेंटेड एट 10 लाख, सीधी बात है नॉमिनल वैल्यू। क्या बोला, समझ में आया? यस। Additionally, the company receive a government grant for 30 lakh, which is represent 25% of the total investment
नीडेड फॉर द फैक्ट्री डेवलपमेंट, दैट इज कैपिटल प्रमोटर कंट्रीब्यूशन वाला, राइट। क्योंकि जब बिजनेस सेटअप करते हैं और उसमें कोई खर्चा होता है तो वो जो खर्चा होता है वो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन वाला कंसिडर किया जाता है, और वो कैपिटल रिजर्व में ट्रीट होता है, जिससे न तो हम डिविडेंड बांट सकते हैं न पीएम डाल के लॉसेज राइट ऑफ कर सकते हैं। तो ये जो पैसा मिला है 30 लाख का, ये कैपिटल रिजर्व में आएगा। तो यहाँ पे वही बोला है कि 30 लाख का जो आएगा उसको कहाँ पे दिखाएंगे, तो हम पीएनएल में नहीं दिखाएंगे, हम इसको कैपिटल रिजर्व दिखाएंगे। तो आंसर इज सेकंड। इसके अलावा फर्दर मोर द कंपनी रिसीव 15 लाख विद द स्टिपुलेशन दैट इट इज यूज्ड टू परचेज मशीनरी। तो मुझे पता 15 लाख रुपए मशीनरी के लिए मिला है, तो इसके दो ट्रीटमेंट हो सकते हैं। ये फिक्स असेट वाला हो गया, तो या तो आप रेड्यूस फ्रॉम कॉस्ट कर सकते हो या फिर आप इसको डेफर्ड इनकम ट्रीट कर सकते हो। तो थर्ड क्वेश्चन इसके ऊपर ये कि जो 15 लाख का मिला है उसको क्या करने का है। तो हाँ बेटा देख, कैपिटल रिजर्व नहीं होगा, शेयर होल्डर फंड में नहीं होगा, डेफर्ड इनकम जरूर आएगा, क्योंकि यहाँ पे रेड्यूस फ्रॉम कॉस्ट नहीं है। तो आंसर इज 3 सी, ठीक है, थर्ड वाला बोल सकते हो अपन। तो सी का आंसर मिल गया अपने को। लास्ट वाला बोला विच ऑफ द अबव ग्रांट आर रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सिस्टमैटिक एंड रेशनल बेसिस। तो आप इसमें से कौन सी ग्रांट को आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस में धीरे धीरे डालोगे, डेफर्ड की तरह डालोगे। तो अभी तो जस्ट बात की ये 15 लाख रुपए वाली, तो ये 15 लाख रुपए वाली जो आई थी मशीनरी वाली, इसको अपन ऐसा करेंगे। सो डी का आंसर है थर्ड नंबर, ठीक है। बस इतना ही था। आप बताओ इसमें कितना टाइम गया, 3 मिनट ओनली। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो कैश फ्लो वाला है और बड़ा ही मजेदार इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको करने में थोड़ा मजा आता है, मतलब लेवल यहाँ पे थोड़ा सा दिखता है, ठीक है। एक्सिस लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इट परचेज अ मशीनरी कॉस्टिंग 10 लाख इन अप्रैल 23। इट पेड 4 लाख upfront and paid the remaining 6 lakh as a deferred payment by the paying installment of 1,05,000 for the next 6 months. During the year, company sold a land which was classified as its property plant equipment for 25 lakh and paid 1 lakh as the income tax as long-term capital gain on such sale. During the year, the company also received income tax refund along with the interest. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एज पर AS3 कैश फ्लो में आप मशीनरी जो आपने परचेज की है उसको आप किस तरह से कैश फ्लो में दिखाओगे। तो यहाँ पे देखिए हमने एक मशीनरी परचेज की है 10 लाख की, तो आपको पता होना चाहिए कि मशीनरी जब परचेज करते तो एंट्री होती है मशीनरी अकाउंट डेबिट 10 लाख, पर ये बोल रहा है आपने तुरंत पेमेंट जो किया है टू बैंक वो 4 लाख किया है, और साथ ही आपने 6 लाख डेफर्ड किया, बाद में पे करोगे, तो क्रेडिटर के रूप में 6 लाख लिख देते हैं। तो ये एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक टू क्रेडिटर्स। अब हम क्या कर रहे हैं कि उस क्रेडिटर को 1,05,000 के हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं। तो एंट्री विल बी क्रेडिटर मतलब मशीनरी क्रेडिटर्स, ठीक है, मैं लिख देता हूँ मशीनरी क्रेडिटर है, तो मशीनरी क्रेडिटर्स, ठीक है, 6 लाख। तो एंट्री जब पेमेंट पे एंट्री होगी तो मशीनरी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बैंक। बट यहाँ पे क्योंकि मैं 1,05,000 पे कर रहा हूँ तो मैं कहीं पे इंटरेस्ट भी पे कर रहा हूँ, तो क्रेडिटर तो 6 लाख का था, तो यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस भी डाल देता हूं मैं, ठीक है, और टू बैंक लिखता हूं। तो 1,05,000 इंटू 6 इज 6,30,000, तो 30 का इंटरेस्ट हो गया बेटा, ठीक है। तो आप समझिए 6 लाख का क्रेडिटर को पेमेंट हो रहा है, इंटरेस्ट का 30,000 है, और टू बैंक में 6,30,000 आ गया, ठीक है। तो मेरे कैश फ्लो में तो जो पैसा गया वो आएगा, तो 6,30,000 ये और 4 लाख ये, टोटल मेरे 10,30,000 मेरे पैसे से पैसा गया है पूरे साल में, तो वो आएगा। तो जो पहला वाला पार्ट है वो वही पूछा है कि ये जो मशीनरी आपने परचेज की इसका इफेक्ट कैश फ्लो में क्या आएगा। तो सीधी बात है, आप देखिए आपका इन्वेस्टिंग में कितना आएगा, 10 लाख रुपए, क्योंकि आपने जो मशीनरी का पेमेंट किया है टोटल 10 लाख हो गया, ठीक है। 10 लाख कैसे हो गया, जो उसके मेन वैल्यू था, और जो 30,000 आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो बेटा वो किस चीज का, इंटरेस्ट का है, तो उसको अपन फाइनेंसिंग एक्टिविटी बोल देंगे। तो ये सिंपली आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डाल दो, ठीक है। तो अब इसका इफेक्ट किस तरह से दिखाना है, तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए पहला वाला बोल रहा है 10 लाख एज द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग बट 30,000 विल सिंपली बी बुक्ड इन पीएनएल अकाउंट, गलत बात, पीएनएल में डालनी नहीं है। दूसरा बोला है 10,30,000 कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और ये परचेज ऑफ मशीनरी का, ये भी बात गलत क्योंकि हमने इंटरेस्ट तो पे किया ही है। थर्ड वाला 10 लाख एज द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड 30,000 एज द इंटरेस्ट, ये सही है भैया। तो आपको 10 लाख तो इन्वेस्टिंग में दिखाना है और 30,000 एज द इंटरेस्ट फाइनेंसिंग वाला पार्ट दिखा देंगे। तो थर्ड इज द राइट आंसर। What amount the machinery should be recognized in the financial statement? सीधी बात है, अभी मैंने एंट्री पास की, मशीनरी 10 लाख से ही आएगी, तो मशीनरी अकाउंट 10 लाख से ही आएगा। तो इसका आंसर हो गया नंबर 4, ठीक है। तो सेकंड का आंसर 4 हो गया।
हाउ शुड द इनकम टैक्स पेड ऑन सेल ऑफ लैंड शुड बी डिस्क्लोज। तो हमने बात की थी कि जो इनकम टैक्स होता है अगर वो बिजनेस करने से अपन पे कर रहे हैं, मतलब मैंने जो इनकम कमाया है उसके ऊपर पे कर रहा हूँ तो ऑपरेटिंग आता है। बट अगर मान लो वो पर्टिकुलर फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग से लेंगे तो वहां पे आएगा। अब यहाँ पे जो इनकम टैक्स पे किया है वो सेल ऑफ लैंड पे किया है, तो सेल ऑफ लैंड इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो जो इंटरेस्ट पे किया है या इनकम टैक्स जो पेड किया है वो भी कौन सा आएगा, अपना इन्वेस्टिंग ही माना जाएगा, तो ये इन्वेस्टिंग आएगा। आगे बोला कि जो इनकम टैक्स रिफंड होता है उसको कहां पे दिखाना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा खेल है भैया, जो इनकम टैक्स रिफंड हुआ है, अब इंस्टीट्यूट ने ये मेंशन नहीं किया है कि ये इनकम टैक्स रिफंड किसका है। ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी आल्सो रिसीव इनकम टैक्स रिफंड अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। तो ये इंस्टीट्यूट ने क्लैरिफाई नहीं किया है कि इनकम टैक्स रिफंड किस चीज का है, मतलब क्या ये जो आपने कैपिटल गेन पे किया था 1 लाख रुपए का, ठीक है, यानी जो टैक्स था आपने जो पे किया था सेल ऑफ लैंड पे, वो ही रिफंड हुआ, उसके ऊपर इंटरेस्ट है, तो ये इन्वेस्टिंग होगा, और नहीं नॉर्मल वाला है तो ऑपरेटिंग होगा। अब यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं किया है, तो इंस्टीट्यूट ने इसको जो माना है वो बेटा माना है, क्या सोच सकते हो, इन्वेस्टिंग। क्या माना है, इन्वेस्टिंग, मतलब उन्होंने माना कि जो 1 लाख पे किया उसका ही रिफंड हुआ है, तो उन्होंने इन्वेस्टिंग माना है, ठीक है। बट ऑपरेटिंग भी हो सकता था अगर आपको चीजें नहीं दे रखी है, बट ऑब्वियसली आप यहाँ पे अजम्पशन नहीं डाल सकते हो। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने एकदम सिंपल माना है कि जो इनकम टैक्स आपने पे किया है कैपिटल गेन पे, ठीक है, 1 लाख का, ठीक है, वो ही आपको यहाँ पे रिफंड मिला है। आई गेस इसमें ये हो सकता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख तक एग्जाम्प्ट होता है, तो उसको रिफंड इसने क्लेम किया होगा और इसके हिसाब से इन्होंने इन्वेस्टिंग कंसिडर किया होगा, वो अलग बात है। बट यहाँ पे ये थोड़ा सा ट्रिकी वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑपरेटिंग भी आंसर हो सकता था, बट ठीक है, इंस्टीट्यूट जो बोलती है माई बाप है, जो बोलेगी वो मान लेना, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वेस्टिंग कंसिडर किया गया है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, Jan Limited borrowed 10 crore for a construction of a plant at a rate of 10% per annum. Interest paid annually 1 crore. The construction was being carried and out of the borrowings, 4 crore was temporarily placed in the fixed deposit at a rate of 6% per annum. Interest on 24 lakh at year end. How much cost of borrowing Jan Limited will capitalize? तो कितना आप बोरोइंग कॉस्ट यहाँ पे कैपिटलाइज करोगे, क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो एकदम क्वेश्चन सिंपल है कि आपको कितना बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना है। तो आप यहाँ पे देखिए कितना आपने इंटरेस्ट पे किया है, उसमें से जो टेम्परेरी इनकम हुई है, जो इंटरेस्ट अंक 24 लाख का, वो माइनस कर लीजिए। तो 1 करोड़ में से 24 लाख आपका मिल गया है, तो 1 शेयर में से 0.24 माइनस कर लीजिए, तो 0.76 बचता है। तो ये इंटरेस्ट इनकम इंटरेस्ट पेड जो है वो कैपिटलाइज होगा आपका एज पर AS 16। डन, आगे बढ़ते हैं। The cost of current investment acquired was 1 lakh, but the fair value was 80,000. Investment was recorded at 80,000. Now the fair value of investment is 1,20,000. At what value should be recorded and how much gain will be credited to P&L account? क्या बोला, जब आपने इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट किया तब आपने 1 लाख पे देखा, बराबर है। आज उसकी फेयर वैल्यू कितनी होगी बेटा, 80,000 होगी। तो आपने क्या किया, उसको रेड्यूस कर लिया, क्योंकि करंट इन्वेस्टमेंट AS 13 के हिसाब से वैल्यू होता है कॉस्ट और मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू विचएवर इज लोअर, तो आपने 80 पे किया, बढ़िया बात है। नाउ द फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 1,20,000, ठीक है, फेयर वैल्यू हो गया 1,20,000। तो अगेन हमको कॉस्ट और विचएवर इज लोअर पे करना है, तो जो 1 लाख था, ठीक है, अब वापस कॉस्ट 1 लाख थी तो हम वापस 1 लाख पे लेके आएंगे। 1,20,000 पे लेके जा सकते नहीं है, क्योंकि कॉस्ट तो 1 लाख थी और फेयर वैल्यू कितनी है बेटा, 1,20,000 है। तो जो आपने 80 पे लेके गए था, वापस 1 लाख पे आ रहे, तो 20,000 का गेन हो गया, ठीक है। उस 20,000 का गेन को अपने को बात करनी है। तो इसमें क्या होगा कि ये करंट इन्वेस्टमेंट विल बी रिकॉर्डेड 1 लाख एंड द गेन ऑफ 20,000 विल बी क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट। क्या बोला, समझ में आया आपको? बस ये 13 में पढ़ाई था हमने। वापस बोलता हूँ, एक बार ध्यान से सुनना। मैंने जब बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट लिखा तो मेरी जो कॉस्ट थी वो थी 1 लाख, फिर इसकी मार्केट वैल्यू गिर गई तो मैंने इसको 80,000 पे लेके आ गया, क्योंकि करंट इन्वेस्टमेंट वैल्यू होता है कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच इज लोअर, तो वो 20 का मैंने लॉस बुक किया होगा। अब ये बोलता है कि इसकी वैल्यू वापस 1,20,000 होगी फेयर वैल्यू, बट मैं 1,20,000 पे लेके नहीं जा सकता, मैं कॉस्ट पे लेके आऊंगा ना, क्योंकि रूल होता है कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच इज लोअर। तो कॉस्ट है मेरी 1 लाख और फेयर वैल्यू होगी अभी 1,20,000, तो मैं 1,20,000 पे लेके नहीं आ सकता, लोअर पे लेके आना पड़ेगा। तो मैं 1 लाख पे ही लेके आएगा, तो मैंने वापस 1 लाख पे लेके आ गया। 80 का 1 लाख पे लेके आऊंगा तो गेन हो गया, ये गेन जो है मेरा P&L में चला जाएगा। तो आंसर इज बी। अब फाइनल क्वेश्चन जो आपका है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर जो है 6 है, वो देखिए वो कौन से AS का है, कौन से AS का आपको लग रहा है, दैट इज AS 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज।
In determining the cost of inventory, it is appropriate to exclude certain costs and recognize them as an expense in the period in which they are incurred. सही बात है. Which of the following is not example of such cost? Abnormal loss हो तो डेफिनेटली पीएल में जाता ही है, तो ये तो आंसर रॉन्ग हो गया. स्टोरेज कॉस्ट वो भी पीएल में आता है. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वो भी जाता है. रॉ मटेरियल कॉस्ट तो कॉस्ट में ऐड होता है ना, तो ये बोले कौन सा कॉस्ट में ऐड नहीं होता है, तो आंसर इज सी. तो गाइज ये था आपका, क्या था बेटा बताओ क्या था ये तुम्हारा, ये था मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 4. और आप मुझे बताइए कमेंट करके कैसा लगा आपको. ठीक है, चलिए बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर वीडियो.